नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ प्रियदर्शी में। आज मैं आप लोगों को गुणसूत्र के बारे में बताऊंगा। गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र की खोज किसने की थी, गुणसूत्र की संरचना क्या है, गुणसूत्र की संरचना के कितने भाग हैं, गुणसूत्र के कार्य क्या-क्या हैं और विभिन्न जीव जंतुओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में आप सभी को डिस्कस करूँगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं गुणसूत्र क्या है। क्रोमोसोम इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम। गुणसूत्र या क्रोमोसोम सभी वनस्पतियों जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं जो आनुवांशिक गुणों को निर्धारित व संचारित करने के लिए जाने जाते हैं। गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक यानी न्यूक्लियस में सूक्ष्म सूत्र जैसा भाग होता है जो वंशागति के लिए आवश्यक है। क्रोमैटिन कोशिका विभाजन के समय सिकुड़कर छोटे और मोटे धागों का ये रूप ले लेता है। इन्हीं धागों को हम क्या कहेंगे, गुणसूत्र कहेंगे या इंग्लिश में क्रोमोसोम कहेंगे। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होती है, गुणसूत्र में कोशिका विभाजन नहीं होती है। उसमें यह क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। गुणसूत्र में आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन का सभी आवश्यक सूचनाएं निहित होती हैं। गुणसूत्र को ही आनुवांशिक लक्षणों का वाहक कहा जाता है। अगर इन सभी को देखा जाए तो गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र सभी जीव जंतुओं में पाए जाते हैं जो कि केंद्रक में अवस्थित होते हैं। गुणसूत्र को काम क्या होता है, जो वंशानुगति जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं माता पिता के, वो संतति कोशिकाओं में जाते हैं। इसीलिए गुणसूत्र को आनुवांशिक लक्षणों का वाहक कहा जाता है। अब यहाँ देख लीजिए गुणसूत्र का एक संरचना है। गुणसूत्र के अंदर जो ये मैट्रिक्स भरा रहता है तरल पदार्थ, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। फिर यहाँ पे एक तंतु जैसी संरचना ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्रोमोनिमेटा। फिर ये जो अंदर का जो संरचना है इसको बोलते हैं क्रोमोमियर। बाहर की जो आउटर लेयर है इसको बोलते हैं पेल्किल। फिर आगे देखिए यहाँ पे जो ये संरचना जुड़ी हुई है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। और यहाँ पे जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, पहला जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है इसको बोलते हैं प्राथमिक संकीर्णन। फिर जहाँ दूसरा संकीर्ण होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन या हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक संकीर्णन। फिर इसके बाहर की जो लेयर है इसको सैटेलाइट भी बोल देते हैं। ठीक है, ये हो गया गुणसूत्र की संरचना के बारे में। आगे देखते हैं। कोशिका के मध्य में गोलाकार या अंडाकार रचना होती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। इसके पहले जब मैंने कोशिका पढ़ाया था तो उसमें मैंने केंद्रक के बारे में आपको बताया था। कोशिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है कौन, केंद्रक, जो कोशिका के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रक के चार भाग होते हैं, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव, केंद्रिका और क्रोमैटिन। केंद्रक द्रव में धागे नुमा पदार्थ जाल के समान होती है जो क्रोमैटिन कहलाती है। यह डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है ना। इसके कोशिका के अंदर क्या होती है, केंद्रक होती है। केंद्रक के बारे में भी इसमें थोड़ा सा दिया था जो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं गुणसूत्र की खोज किसने की है। गुणसूत्र स्ट्रासबर्गर ने 1875 ईस्वी में गुणसूत्र की खोज किया था। सर्वप्रथम क्रोमोसोम रंगीन का शब्द का प्रयोग वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र की खोज जो स्ट्रासबर्गर ने की थी, लेकिन क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्डेयर ने ही किया था। गुणसूत्र की संरचना देख लेते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा द्रव होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। इसी मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन कुंडलित सूत्र संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम बोलते हैं क्रोमोनिमेटा कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि क्रोमोनिमेटा क्या होता है, तो उसमें हम बोलेंगे दो परस्पर लिपटे महीन कुंडली जो संरचना हमें क्रोमोसोम के अंदर दिखाई देती है उसे हम क्रोमोनिमेटा कहेंगे। प्रत्येक क्रोमोनिमेटा के अर्ध गुणसूत्र क्रोमैटिड कहलाता है। प्रत्येक क्रोमोनिमेटा जो होती है ऐसी संरचना जो आधी आधी मिल के बनी होती है, एक आधी संरचना को हम बोलेंगे क्रोमैटिड। दो क्रोमैटिड आपस में मिल करके क्रोमोनिमेटा बनाते हैं। ये दोनों क्रोमैटिड गुणसूत्र सेंट्रोमियर नामक स्थान पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये तो गुणसूत्र के बारे में ऊपरी संरचना हो गया। अब गुणसूत्र के अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं।
देखिए, गुणसूत्र की संरचना में निम्न भाग पाए जाते हैं। पहला भाग होता है अर्ध गुणसूत्र यानी क्रोमैटिड। कोशिका विभाजन की मेटाफेज। जब मैं कोशिका विभाजन माइटोसिस मेयोसिस पढ़ाऊंगा तो आपको मैं मेटाफेज के बारे में बताऊंगा। मेटाफेज में गुणसूत्र के दो लंबवत भाग एक ही गुणसूत्र बिंदु से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। इनको अर्ध गुणसूत्र या क्रोमैटिड कहते हैं। ठीक, एनाफेज अवस्था के दौरान गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होने से यह दोनों क्रोमैटिड पृथक हो जाते हैं यानी अलग हो जाते हैं और पुत्री गुणसूत्र यानी डॉटर क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। ये तो हो गया क्रोमैटिड के बारे में। क्रोमोनिमेटा दूसरा भाग होता है। क्रोमोनिमेटा क्या होता है? इंटरफेज में गुणसूत्र अत्यधिक कुंडलित अवस्था में दिखाई देते हैं यानी ऐसे ऐसे इसमें संरचना इस तरीके से ही बनने लगती है तो दिखाई दे। इन्हें वर्ण गुणसूत्र यानी क्रोमोनिमेटा कहते हैं। आगे देख लीजिए, क्रोमोमियर तीसरा है। क्रोमोमियर तीसरा आपका क्रोमोमियर है। क्रोमोनिमेटा पर बिंदु के जैसी अत्यधिक कुंडली या कोलाइडल संरचना दिखाई देती है जिसे क्रोमोमियर कहा जाता है। गुणसूत्र बिंदु चौथा क्या होता है? सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम की लंबाई एक स्थान पर यह थोड़ा सकरा हो जाता है, पतला हो जाता है। इस पतले हुए भाग को प्रथम संकीर्ण प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, जो मैंने फिगर में आपको बताया था। या गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर, दो नाम इसका है, या तो कहिए प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर। गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र आकेंद्रीय अर्थात सेंट्रोमियर रहित, अंतःकेंद्रीय सेंट्रोमियर एक किनारे पर, अग्र केंद्रीय सेंट्रोमियर किनारे के समीप, मध्य केंद्रीय सेंट्रोमियर मध्य में तथा उप मध्य केंद्रीय अर्थात सेंट्रोमियर मध्य भाग से थोड़ा दूर होते हैं। यानी कि स्थिति के आधार पर गुणसूत्र में सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर ये जो गुणसूत्र हैं ये चार भाग में डिवाइड किए गए हैं। आगे देखते हैं, काइनेटोकोर पांचवा भाग होता है क्रोमोसोम का। काइनेटोकोर गुणसूत्र बिंदु पर पाई जाने वाला प्रोटीन। गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर पर जो प्रोटीन पाया जाता है उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। कोशिका विभाजन के समय तुर्क तंतु स्पाइंडल फाइबर काइनेटोकोर से ही जुड़ते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, कुछ गुणसूत्र में प्राथमिक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा एक अन्य कॉन्स्ट्रिक्शन भी दिखाई देता है या पाया जाता है जिसे बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। आगे देखते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम ऐसे गुणसूत्र जिनमें द्वितीयक संकीर्ण सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है उन्हें उनके द्वितीयक संकीर्णन के ऊपर एक छोटी भुजा सैटेलाइट कहलाती है। एक छोटी सी भुजा बनी होती है जिसको बोलते हैं सैटेलाइट, और इन्हें ही सैटेलाइट गुणसूत्र कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो गुणसूत्र होते हैं, जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसके ऊपर एक छोटी सी भुजा जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम सैटेलाइट बोलते हैं, और ऐसे क्रोमोसोम को हम सैटेलाइट क्रोमोसोम कहते हैं। आगे देखते हैं 8वां पॉइंट, टीलोमियर। टीलोमियर किसे कहते हैं? गुणसूत्रों का आखिरी छोर जो इंड टिप होता है उसको हम बोलते हैं टीलोमियर। कभी कभी ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं, छोटे छोटे पॉइंट है, देखने में थोड़ा सा बोरिंग लग रहे होंगे लेकिन इन्हीं सब पॉइंटों से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इसलिए मैं गुणसूत्र के सारे भाग के बारे में डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ। आगे देखते हैं गुणसूत्र का रासायनिक संगठन। गुणसूत्र में कौन कौन से रासायनिक संगठन पाया जाता है? गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है, और ये जो प्रोटीन होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है हिस्टोन प्रोटीन, दूसरा होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। जब मैं प्रोटीन आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो उसमें प्रोटीन के बारे में 20 अमीनो एसिड और सारे प्रोटीन के बारे में डिटेल में बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया गुणसूत्र के भाग और गुणसूत्र क्या हैं, गुणसूत्र की खोज। अब देखते हैं गुणसूत्र के कार्य क्या क्या होते हैं। गुणसूत्र के कार्य क्या हैं? जीवों में गुणसूत्र का प्रमुख कार्य निम्न है। पहला कार्य, आनुवांशिकता में प्रमुख भूमिका। आनुवांशिकता में ये प्रमुख भूमिका निभाते हैं। गुणसूत्र आनुवांशिकता का वाहक होता है, यानी हेरिडिटी का ये वाहक का कार्य करता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए संदेश निहित होते हैं। गुणसूत्र पर ही जीन होते हैं जो हमारे शरीर में
डीएनए में स्थित होते हैं और यही क्या होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन आते रहते हैं। यह प्रोटीन की बहुत सी जटिल अणुओं के द्वारा बने होते हैं। अगला देखिए, जनन की इकाई के रूप में गुणसूत्र के प्रतिलिपिकरण डुप्लीकेशन द्वारा संतति यानी डॉटर क्रोमोसोम बनते हैं जो उत्पन्न संतति कोशिकाओं में पहुंचते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्र के मुख्यतः ये दो वर्ग होते हैं, एक आनुवंशिकता में, दूसरा जनन इकाई के रूप में। ठीक, अब आगे देख लेते हैं कि क्रोमोसोम की संख्या के आधार पर कौन कौन से जीव जंतुओं में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। पहला देखिए, एस्कैरिस मेगासिफेलस, इसमें 190 गुणसूत्र पाया जाता है। मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अमीबा में 250, गोरिल्ला में 48, ठीक, मटर में 14, चिंपैंजी में 48, मक्का में 20, चूहा में 40, गेहूं में 42, घोड़ा में 60, आलू में 48, कुत्ता में 78, मेढक में 26, घरेलू मक्खी में 12 और बिल्ली में 38। ये सभी संख्या है। कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस जीव में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला देखिए, घरेलू मक्खी में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, तो बताएंगे 12। मटर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो बताएंगे 14। प्याज में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 16। मक्का में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 20। टमाटर में कितने गुणसूत्र होते हैं, 24। मेढक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 26। फिर उसके बाद नींबू में कितने गुणसूत्र होते हैं, 18 या 36। ठीक, बिल्ली में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो बिल्ली में होते हैं 38। चूहे में कितने गुणसूत्र होते हैं, वो होते हैं 40। गेहूं में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 42। खरगोश में कितने होते हैं, तो 44। मनुष्य में कितने होते हैं, 46। ठीक, आलू में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 48 48। चिंपैंजी में भी 48 48। तंबाकू में भी 48। ठीक, घोड़े में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 64। कुत्ते में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 78। कबूतर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 80। और सबसे ज़्यादा टेडोफाइट्स में गुणसूत्र पाए जाते हैं 1300 से लेकर के 1600 तक। ठीक, तो ये तो हो गया गुणसूत्र के बारे में। अब गुणसूत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बताने लगूंगा तो वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं इस तरीके की ढेर सारी कंटेंट आपके सामने लाता रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।